नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रो अमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं 35 वर्ष की महिला के कुंडली का अध्ययन करूंगा और इनके सवालों का जवाब करूंगा। इनके सवाल इस प्रकार हैं। पहली शादी में इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा है जो कि बहुत दिन नहीं चली है, और आगे दूसरी शादी होने के योग है कि नहीं, आखिर समस्या आने की वजह क्या रही, मानसिक तनाव बड़ा होता है, कुछ कुछ पारिवारिक समस्याएं ज़िंदगी पर आ रही हैं, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ठीक है लेकिन इस दो पॉइंट ऑफ व्यू से गड़बड़ है, और बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस की अभी वर्तमान समय में शिकार है विगत कुछ वर्षों से। तो इनको जानना है कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और आखिर इन इन चीज़ों का, ये जो परेशानियां आ रही हैं, इनकी वजह क्या है और इनकी कुंडली क्या बता रही है। तो इनकी कुंडली को बहुत विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे और इनके सारे सवालों पर हम सुनेंगे और एक एक करके सारे ही डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके जो भी द्वंद्व हैं, जो भी दुविधाएं हैं, उस पर तो मैं विचार करूंगा ही, साथ ही साथ आज की कुंडली में इस बात पर भी गहराई पूर्वक विचार करूंगा कि आखिर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आती क्यों है, और आती है तो इसका मुख्य कारण क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपके खराब समय में शादी होती है और उसका खामियाजा आपको ज़िंदगी भर भोगना पड़ता है। कभी कभी ये होता है कि आपके खराब समय में आपकी शादी होती है, वो 6 महीने साल भर चल के टूट जाती है, फिर दूसरी शादी होती है, वो ज़्यादा बेहतर चलती है। तो हर एक पहलू पर विचार करेंगे, हर एक बिंदु पर विचार करेंगे और चीज़ों को गहराई पूर्वक बताने का एवं समझाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि ये कुंडली किस लगन की है। ये कुंडली किस लगन की है, तो यहां पर 7 लिखा हुआ है, तो ये तुला लगन की कुंडली है। इस कुंडली में मंगल अस्त का है। अगर मंगल पर ये वाला एरो साइन हो तो यह अस्त का माना जाता है, और इस कुंडली में शुक्र भी अस्त का है। शुक्र कहाँ पर बैठा है वो देख लो आप, शुक्र भी यहीं पर बैठा हुआ है 10वें भाव में, ये भी अस्त का है। इस कुंडली में शनि वक्री है, शनि यहाँ पर स्टार साइन है तो वक्री है, और इस कुंडली में राहु केतु तो हर एक कुंडली में वक्री होता है। तो अस्त का मतलब क्या है, अगर कोई ग्रह सूर्य से बड़े क्लोज बैठा हो ना तो उसको हम अस्त का मान लेते हैं। अस्त और बलहीन, अस्त और बलहीनता में बहुत डिफरेंस है। बल का अर्थ होता है कि आप कितने बली हैं। अब एक कंसेप्ट से आप समझो, एक लॉजिकल कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सूर्य बहुत प्रकाशवान ग्रह है, बहुत तेजवान ग्रह है। अगर उसके समक्ष कोई भी ग्रह रहेगा तो उसका प्रकाश का कोई अहमियत नहीं रहेगा, और सूर्य के प्रकाश के सामने किसी के भी नहीं चलते, तो उसको हम अस्त का मान लेते हैं। लेकिन अगर उसमें बल है तो वह ग्रह हिडन रूप से आपको फल जरूर दे रहा होता है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह है, अगर वो अस्त का दिख रहा है और डिग्री वाइज थोड़ा कमज़ोर है, तो आप उसके लिए उपाय करके उसको ठीक कर सकते हैं। चलो, ये तो होगी पहली बात। अब बात करते हैं कि हर एक प्लेनेट के फल को देखने से पहले इसके बल को जरूर देखते हैं कि आखिर ये कितना बली है और आपके लिए कितना शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी है। बल दोनों ही चीज में होता है। आपकी कुंडली में दो टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। तो योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए अशुभ फलदायी है। अगर मैं योग कारक ग्रह मारक ग्रह की बात करूं तो वो मैं आगे विचार करता हूं। अभी मैं सारे प्लैनेट्स के बल को देखता हूं। सूर्य 15 डिग्री पर है। अब ये युवा अवस्था है, 10 से 20 डिग्री या 10 से 20 अंश के बीच में बैठा ग्रह अपने युवा अवस्था में होता है, मतलब अपने अच्छे ताकतवर अवस्था में होता है। ये 100% फल देने के काबिल है। अगर ये योग कारक हुआ तो 100% अच्छा फल देगा, अगर ये मारक हुआ तो 100% खराब फल देगा। आगे हम विचार करेंगे ये योग कारक है या मारक है। चंद्रमा 8 डिग्री पर है, ये लगभग लगभग 80% फल देने के काबिल है, क्योंकि 8 डिग्री थोड़ा सा बाल्यावस्था में कंसिडर किया जाता है, तो ये 80% ज़रूर फल देगा। उसके बाद 23 डिग्री पर मंगल है, ये भी लगभग 80% फल देगा। बुध 28 डिग्री पर है, ये मृतक अवस्था में, अति वृद्धावस्था में है, तो ये 10 से 15% ही फल देगा। बृहस्पति 5 डिग्री पर है, ये भी लगभग आपका 30% ही फल, 30 से 40% फल दे पाएगा। शुक्र 9 डिग्री पर 80%। शनि 21 डिग्री पर, ये लगभग 100%। राहु और केतु अपने डिग्री वाइज कंडीशन में बहुत बली है, तो ये 100% फल देगा। चूंकि बल को जानना इसलिए भी जरूरी होता है कि अगर आप किसी भी प्लैनेट का गणना कर रहे हैं, किसी भी प्लैनेट्स का प्रेडिक्शंस कर रहे हैं और बल को जान ही नहीं रहे, तो आप प्रेडिक्शन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बहुत बेहतरीन से योग बनते हैं आपकी कुंडली में, लेकिन सिर्फ योग बनने से नहीं होता है। योग तो बनते हैं आपकी कुंडली में, अगर वो सक्रिय नहीं हुआ तो उसके फल नहीं आते। जैसे इसी कुंडली के लिए मैं बात करूंगा, अभी थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि इनकी इस कुंडली में गजकेसरी योग भी बना है। इस कुंडली में चंद्र और मंगल का राजयोग भी बना है, गुरु भी केंद्र में है। तो आगे हम विचार करते हैं किस कंडीशन में है, क्या फल देने के लायक है।
चलो जी। तो ये तो हो गई इनकी प्लानिटरी कंडीशंस की बात, बल की बात। अभी इनका तुला लगन का कुंडली है। तुला लगन के कुंडली में जनरली लोग हल्की फुल्की पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं, और थोड़ी सी प्रॉब्लम इन लोगों को हो जाती है लोअर बैक पेन की, और इन लोगों को थोड़ा सा चक्कर आना, बीपी लो होना, घबराहट, इन सब समस्याओं से या परेशान रहते हैं इस लगन के कुंडली वाले लोग मूलतः। अब मेन डिस्कशन होगा, मेन विचार होगा। सूर्य, सूर्य कहाँ बैठा है इनका? सूर्य यहाँ पर 4 लिखा है, कर्क राशि में है, मित्र के राशि में है, 11वें घर का स्वामी है। 11वां घर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 11th हाउस हुआ। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है सोर्स ऑफ इनकम का घर। सोर्स ऑफ इनकम का हाउस 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है, मतलब जातक का धन को हम देखते हैं 11th हाउस से खास करके। तो ये कहाँ बैठा है जाके? ये 4th हाउस में बैठा है। तो सूर्य बड़ा बली है और डिग्री वाइज भी बहुत बली है। तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत ताकतवर स्थान में, धन लाभ भाव का स्वामी होकर आपके कैरियर के हाउस में बैठा है। तो कैरियर में कोई समस्याएं नहीं आएंगी, आपका कैरियर ब्राइट रहेगा। थोड़ा लेट से कैरियर शुरू होता है 28-29 के बाद, लेकिन कैरियर बड़ा ब्राइट रहता है। बड़े पराक्रमी व्यक्ति होते हैं, बड़े संस्कारी व्यक्ति होते हैं, और अपने कैरियर में ना बड़ी मुकाम पर पहुंचते हैं। बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचे हुए देखा जाता है ऐसे व्यक्ति को अपने कैरियर में। तो सूर्य वाकई आपका बहुत जबरदस्त है, और ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अभी विचार करते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा 7 लिखा है, तुला राशि में है। चंद्रमा समांतर राशि में, 10वें घर का स्वामी पहले में, कैरियर के हाउस का स्वामी है, डिग्री वाइज भी बली है, और लगन में जाके बैठा है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी और अच्छी बात और क्या हो सकती है? पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त। ऐसे भी चंद्रमा प्रधान व्यक्ति को के संस्कार के लिए तो आप बात ही मत करो, ये उज्जवल संस्कार के होते हैं। इनका संस्कार बहुत प्रबल होता है। चंद्रमा कहीं ना कहीं पानी से जुड़ा हुआ ग्रह है, पानी से धन प्राप्ति वाला ग्रह है, घर से दूर तरक्की दिलाने वाला ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति का घर से दूर का तरक्की होता है, ऐसे व्यक्ति विदेश भी जा सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। तो देखो, बेशक आपके पहले शादी में दिक्कत आई, लेकिन ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन आगे अच्छी चलती है। वो तो मैं आगे विचार करूंगा दिक्कत क्यों आया, क्योंकि चंद्रमा 7वें भाव को देख रहा है, तो बहुत हद तक मैनेज करेगा। वही वाली बात है कि अगर आपका पहला विवाह हुआ और वो कुछ ही समय चला, तो हो सकता है कि आगे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आनी थी, इसलिए वो नहीं चला। तो चंद्रमा बहुत बेहतर कंडीशन में, बहुत जबरदस्त है। मंगल की पूर्ण दृष्टि पर चंद्रमा है, तो चंद्र मंगल का राजयोग है। पैसा कमाना तो तय है, पैसा कमाना तो तय है। ये इसमें लिख के दे सकता हूँ, स्टाम्प पेपर पर साइन करके दे सकता हूँ कि आपको धन की दिक्कत कभी लाइफ में नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ये चंद्रमा के बारे में हो गया। अभी विचार करते हैं मंगल पर। अब इनका मंगल ये महत्व रख रहा है। देखो, यहीं पर से सारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। मंगल बैठा है 4th भाव में, समझना, मंगल बैठा है 4th भाव में। मंगल नीच का है। मंगल कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। नीचता मतलब बलहीनता नहीं होता। और अगर मैं बल की बात करूं तो 28 डिग्री पर बैठा है, अस्त का है, लेकिन कहीं ना कहीं फल दे रहा है। सप्तमेश है, 7वें भाव का स्वामी है, पति कारक स्थान का स्वामी है, और द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी है, ये आपके 10वें भाव में बैठा है। तो यहां पर से 7वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में बैठे, तो जातक की जिंदगी में किसी ना किसी प्रकार से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती है। सप्तमेश जो है वो विवाह कारक स्थान का स्वामी माना जाता है। अगर वो नीच का हो गया तो डेफिनेटली फर्स्ट विवाह में समस्याओं को ये लाएगा ही लाएगा। अब इसके बेहतरी के लिए उपाय क्या है कि एक तो पहली चीज़ ये है कि पहले बार ये दिक्कत देगा, फिर आगे उतना दिक्कत नहीं देगा। इसका जो मूल दिक्कत आता है ये 30 वर्ष तक आता है। अगर आपकी शादी 30 वर्ष 32 वर्ष के आसपास हुई है तो आपको ये समस्या देगा। 30 लगभग बहुत मैक्सिमम 35 साल तक, 35 के बाद ये समस्या नहीं देगा। हाँ, अब इसके निवारण के लिए क्या उपाय करें? चूंकि अब 7वें भाव का स्वामी नीच का हो गया है, तो मंगलवार का आप व्रत रख सकती हैं। मंगलवार का आप व्रत रख सकती हैं, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हनुमान जी की आराधना कर सकती हैं, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ महिलाओं को नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर सबके लिए सेम है। ईश्वर के लिए हम इंसान हैं, हम पुरुष और स्त्री नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर
अगर आपके कुंडली में मंगल का महत्व है, मंगल शुभ फलदायी या अशुभ फलदायी होता है, मंगल के साइड इफेक्ट या इफेक्ट आते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो आप मंगल की शांति के लिए कुछ उपाय क्यों नहीं कर सकती? बेशक कर सकती है। तो ये आप व्रत रख सकती है, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर व्रत रखने में आपको समस्याएं हैं, चूंकि थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, तो हनुमान जी की आराधना आप जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे इसके जो भी उपाय हैं और वो मैं आपको पर्सनली जरूर दूंगा। हालांकि इसके उपाय में थोड़ा लाइट ही रख रहा हूं, इसका रीज़न ये है कि अब इसके वैसे विशेषतम साइड इफेक्ट नहीं आने हैं। तो ये मंगल का बात था। अब मैं बुध पर विचार करूंगा। बुध के लिए, बुध कहाँ पर, ये आपका 3 लिखा हुआ है मिथुन राशि में। बुध स्वराशि अपने ही राशि में है। 90 और 12वें घर का स्वामी आपके 90वें घर में बैठा, अपने ही घर में बैठा है। चूंकि बलहीन है बुध, वैसे आपका बहुत जबरदस्त है, लेकिन बलहीनता की वजह से बुध के बहुत ही अच्छे इफेक्ट आपकी जिंदगी पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। वैसे आप सदाचारी हैं, धर्म करने वाली हैं, बुद्धिमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन डिग्री का बड़ा महत्व होता है। तो डिग्री वाइज कमजोर होने से जातक की जिंदगी में बुध का दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इनका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। जैसे दुष्परिणाम तो नहीं मिलता, अब परिणाम ना मिले, अच्छा परिणाम ना मिले तो उसको दुष्परिणाम ही कहते हैं। अगर कोई चीज़ आपके लिए शुभ फलदायी है, वो आपको फल ही नहीं दे पा रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो नेगेटिव ही कहा जाएगा। तो बुध जो है ये आपके 90वें भाव में बैठा है, और इसके उपाय के लिए, चूंकि देखो इस आपका अभी माइंड में प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब मानसिक तनाव के योग बन रहे, वो तो मैं विचार करूंगा आगे। और बुध आपका 90 भाव का स्वामी है और डिग्री वाइज कमजोर है, जो आपके बुद्धि पराक्रम समर्पण को दर्शाता है। तो अगर आप बुध का रत्न, पन्ना रत्न धारण करती हैं, तो पन्ना चांदी में धारण करने के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा सुफलदायी रहेगा। पहला कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा मानसिक शांति को लेकर, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि 1000 मोती का फल एक पन्ना का आता है। अगर कोई व्यक्ति बुध की अप्रधानता की वजह से, अप्रधानता की, बलहीनता की वजह से परेशानी में है, समस्या में है, तो अगर ये बुध का रत्न, पन्ना रत्न ये धारण करते हैं, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा सुफलदायी रहेगा, एक्सट्रीम सुफलदायी रहेगा। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, शांति के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी ज़्यादा शांत और सौम्य फील करेंगे। आप कैरियर में ग्रोथ पर कर पाएंगे, आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। पन्ना रत्न का बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट जातक की जिंदगी पर देखने को मिलता है। अभी मैं विचार करूंगा बृहस्पति पर। एक लिखा है, ये मेष राशि में है, मित्र राशि में, तीसरे छठे घर का स्वामी। अब बृहस्पति योग कारक स्थान का स्वामी नहीं है, ये तीसरे छठे स्थान मतलब कर्म के हाउस और रोग ऋण कर्जे के घर का स्वामी होके ये आपके सप्तम भाव में बैठा, विवाह कारक स्थान में जाके बैठा है। तो इसका रोल रहेगा कि चलो बृहस्पति अगर विवाह के स्थान में बैठे, ऐसे एक थंब रूल है कि जो जुपिटर जहाँ बैठता है उस घर को नाश करता है, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सत्यता नहीं है। अगर जुपिटर खराब स्थान का स्वामी हो के अच्छे स्थान में जाके बैठता है, जैसे मैं खराब स्थान का मालिक हूं, या फिर मैं बहुत नीच व्यक्ति हूं और मैं किसी अच्छे घर में जाके बैठा हूं, मैं चोर हूं, तो कहीं ना कहीं मैं चोरी ही करूंगा। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं, इस विषय पर एक जाने की बात है। जुपिटर त्रिक स्थान का स्वामी होके अगर सप्तम भाव में बैठे, तो कहीं ना कहीं इस घर का ये थोड़ा नाश तो करता है। लेकिन बृहस्पति के लिए कंसेप्ट अलग है। जुपिटर है गुरु, जुपिटर गुरु है, गुरु ज्ञान का कारक। अगर ये केंद्र में बैठ जाए, अगर ये केंद्र में बैठ जाए, तो आपकी ज़िंदगी को सेटल्ड भी यही करता है। आपकी लाइफ में कितनी भी समस्याएं आ जाए, ये आप बृहस्पति के मतलब रक्षा कवच में रहती हैं, जुपिटर के रक्षा कवच में रहती हैं, और विशेषतम दिक्कत नहीं होता, आप सारी ही परेशानियों से निकल जाती हैं। तो जुपिटर एक एक्सपेक्ट से थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन एक एक्सपेक्ट से बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं बृहस्पति को खास करके अच्छा मानता हूँ, समझता हूँ। और ये सप्तम भाव में बैठा है, तो बहुत कुंडली पर देखा गया बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड करेगा, आपकी ज़िंदगी को परेशानियों से बचाएगा, और आपकी आगे की जो जिंदगी रहेगी ये बड़ी बेहतर रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जुपिटर और चंद्र की दृष्टि की वजह से गजकेसरी योग का निर्माण है, लेकिन कोई भी मारक स्थान का स्वामी कोई बढ़िया योग नहीं बना सकता, कोई भी त्रिक स्थान का स्वामी कोई अच्छा योग नहीं बना सकता। तो ये गजकेसरी योग पूर्ण रूप में फलित नहीं हुआ, लेकिन आंशिक रूप से जरूर बना है। आप पराक्रमी हैं, सौम्य स्वभाव आपका आने वाले समय में हो जाएगा, और आप आगे बड़ा ख्याति प्राप्त करेंगे अपनी लाइफ में। थोड़ा बृहस्पति गड़बड़ है, तो इसके लिए क्या करना है? आपको बृहस्पति देव का व्रत करना है, कथा करना है। जो भी नेगेटिविटी है इनके द्वारा आपकी जिंदगी पर आ रही है, वो डेफिनेटली 100% खत्म हो जाएगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। व्रत करना है, पूजन करना है जुपिटर का। आप हर बृहस्पतिवार के दिन
आज भी बृहस्पतिवार का दिन है, क्या बात है। आप हर बृहस्पतिवार के दिन ऐसे महिलाओं को करना भी चाहिए, बृहस्पति की नेगेटिविटी दूर रहती है, जुपिटर की। आप सुबह उठ के कथा करें, मार्केट में आपको बुक उपलब्ध हो जाएगा, आप चना गुड़ ला के आप कथा करें, बाकायदा प्रोसेस उस बुक में लिखा रहेगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अभी मैं शुक्र पर विचार कर रहा हूँ, शुक्र कहाँ है, दसम में है, तुला राशि में शुक्र है, सॉरी कर्क राशि में शुक्र, शत्रु राशि में है, 8 में पहले घर का स्वामी, 10 में शुक्र देखा जाए तो बड़े अच्छे कंडीशन में है। शुक्र डिग्री वाइज भी ठीक है। पहले घर का स्वामी होने से अगर व्यक्ति डायमंड या ओपेल, चूंकि ये ओपेल ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, चूंकि डिग्री वाइज थोड़ा कमज़ोर है। 8 में घर का स्वामी शुक्र है तो आयु बढ़ा देगा, लंबी आयु है। अगर आप ओपेल धारण करती हैं, चूंकि ये थोड़ा अस्त का जा रहा है इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दे पा रहा होगा, तो अगर आप ओपेल रत्न धारण करती है, चूंकि डायमंड थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। एक्सपेंसिव इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि आपको सजेस्ट होगा 85 सेंट से ऊपर, और अगर आपने इससे नीचे पहना तो इसके बहुत अच्छे लाभ आपकी ज़िंदगी पर नहीं आएंगे। तो एक ओपेल रत्न धारण करने से शुक्र का बड़ा अच्छा रत्न माना जाता है डायमंड के बाद, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो एक पन्ना और एक ओपेल दोनों चांदी में होगा, ये आपके लिए अति फलदायी रहेगा। अभी मैं शनि पर विचार करूंगा। शनि कहाँ है? शनि आपका जो है ये दूसरे भाव में वक्री है। वक्री का अर्थ होता है अगर ये योग कारक है तो 3 गुना अच्छा फल देगा, अगर ये मारक है तो 3 गुना खराब फल देगा। शनि शत्रु राशि में चौथे 5वें घर का स्वामियों के दूसरे घर में बैठा है, तो ये बहुत ज़्यादा योग कारक है। तो शनि जब भी आएगा आपके जीवन में आपके सारे दुखों को ये खत्म कर देगा, इस बात की गारंटी है। सारे दुखों को खत्म कर देगा, मैं लिख के दे सकता हूं, इस बात की एकदम गारंटी है। शनि आपका बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, और आगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की ये देने वाला है। बहुत ज़बरदस्त शनि है। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, वैवाहिक जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, घर मकान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सुफलदायी है। अभी मैं महादशा पर भी विचार करूंगा। अभी देखो शनि के बाद ना राहु और केतु, ये राहु अगर छठे भाव में रहे, केतु अब 12वें भाव में रहे, इसके अच्छे ही फल आते हैं। राहु मीन राशि में छठे भाव में स्थित है, थोड़ा मानसिक तनाव दे सकता है, थोड़ी मानसिक अशांति दे सकता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही देगा चूंकि छठे भाव में, लेकिन हाँ ये धन लाभ भी कराएगा, करियर में बढ़ोतरी भी कराएगा। और केतु भी द्वादश भाव में, थोड़ा खर्च ज़्यादा होगा आपका, लेकिन पैसा भी जीवन में आता रहेगा, चूंकि राहु और केतु के फल में परिवर्तन आते रहता है, इसलिए इसकी महादशा या अंतर्दशा पर ही विशेषकर बात किया जाता है। तो अभी मैं देखता हूँ आपकी महादशा या अंतर्दशा क्या कुछ बता रही है, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो राहु तो आपका 2002 तक था, वो खत्म हो गया। इसके बाद जुपिटर आया 2002 से 2018 तक। देखो कैरियर के सेट करने का समय था, लेकिन जुपिटर रोग ऋण कर्जा घर का स्वामी है, आपको ये थोड़ा थोड़ा परेशान ही किया होगा 2002 से लेकर 18 की आयु 18 तक। अगर आप जुपिटर के लिए कुछ उपाय कर लेती, उपाय में जैसे आपका तो कि चूंकि तीसरे छठे घर का स्वामी है, तो ये परेशान तो करता ही करता है, ना कि तो बात ही नहीं है। अगर आपका उपाय हो जाता है इस संदर्भ में, जुपिटर के संदर्भ में, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल ही रहता। लेकिन 2018 मतलब 2019 मान के चलो आप, 2019 से आपका शनि आया, क्योंकि महादशा जब परिवर्तन होता है तो 3 से 6 महीने का समय लेता है, तो 19 के बाद आपका शनि है। तो मैंने तो कहा ही था जुपिटर थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन इसका उपाय आपको अब कंटिन्यू करना है जो मैंने बताया। तो शनि आपका जो है ना 2019 से मान के चलो, 19 से लेके अभी 22 चल रहा है आपका, तो ये आपका शनि आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। शनि में शनि सना 2021 तक, कभी कभार शनि में शनि चलने पर ना थोड़ा प्रॉब्लम भी आ जाता है, थोड़ी समस्याएं भी आ जाती है। इसका कारण ये है कि शनि में शनि कभी कभार ठीक फल नहीं भी देता है, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि सॉरी एक मिनट, शनि चूंकि अष्टवें 11वें शनि चौथे 8वें 11वें घर में आपको देख रहा है, राहु की पूर्ण दृष्टि पर शनि है, तो कहीं ना कहीं राहु का थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है, थोड़ा मानसिक तनाव भी देता है। लेकिन चूंकि शनि आपका योग कारक था तो विशेषतम दिक्कत नहीं होगा इस संदर्भ में, विशेषतम परेशानी नहीं होगी इस संदर्भ में। और अभी शनि में आपका बुध चल रहा है, तो बेहतर समय है बहुत। 2021 8वें के बाद, 2021 के 8वें महीने के बाद 2024 तक आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति ये कर देगा। और अगर आप बुध का पन्ना रत्न धारण करते तो ये आपके लिए अति शुभ फलदायी रहेगा, अति शुभ फलदायी रहेगा। ये पन्ना रत्न आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है, और आपकी सारी समस्याओं का हनन हो जाएगा, और ये 2024 तक आपको हर एक प्रकार की सुख सुविधा से लैस कराएगा, कैरियर में बढ़ेंगी और आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। केतु में थोड़ा सा परेशान करेगा नॉर्मल, बाकी शनि में शुक्र भी ठीक रहेगा, सूर्य भी ठीक रहेगा, चंद्रमा भी ठीक रहेगा, मंगल भी ठीक रहेगा। मंगल के लिए मैंने आपको उपाय दिया है। राहु थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है, या पैसे के संदर्भ में अच्छा रहेगा, गड़बड़ी रहेगा तो ये कहीं ना कहीं मान के चल लो आप मानसिक तनाव को लेकर। राहु और शनि में गुरु भी ठीक ही रहना चाहिए मेरे समझ से।
तो 2035 तक गड़बड़ है। बाकी शनि का मोटा मोटी महादशा आपका बढ़िया रहेगा, क्योंकि शनि पंचम भाव का स्वामी था, पढ़ाई लिखाई कारक क्षेत्र के स्वामी के स्थान का स्वामी था, घर मकान वाहन के सुख के स्थान का स्वामी था, चौथे भाव का स्वामी था। ये आपके दूसरे धन भाव में बैठा है, तो अच्छे घर का स्वामी होकर अच्छे घर में बैठा है, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी आपके जीवन में रहेगा। शनि के बाद बुध आएगा, वो भी बेहतर रहेगा। अब समय गड़बड़ नहीं है, 2019 तक गड़बड़ था, 19-20 तक, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण, और बाकी और भी रेमेडीज है जो मैं आपको पर्सनल डिस्कशन कर लूँगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, आप व्यक्तिगत रूप से कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।